अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अजीज तलबा। आज हम जो है दूसरे सबक का दूसरा हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं। पहले सबक में और पहले हिस्से में दूसरे सबक के हमने जो है मकसद भी देखा और मुसन्निफ डॉक्टर मुनव्वर राना के बारे में भी जाना और शहर की ज़िंदगी कैसी होती है और गांव की ज़िंदगी कैसी होती है उसको जो है तफसील से हम पढ़ते आ रहे थे जी। अब उसका दूसरा हिस्सा यानी सेकंड पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। सफ़ा 17 देख लीजिए। कैसा अलमनाक अलमिया है कि एक लड़का शहर की रौनक में सब कुछ भूल जाए, सब कुछ भूल जाए। कितना बड़ा अलमिया, कितना दर्दनाक वाकया है और कितना जो है अफसोस की बात है। बुढ़िया माँ रोज चौखट पर दिया रोशन करे, बुढ़िया माँ रोज चौखट पर दिया रोशन करे। चौखट बोलते तो दरवाजे का जो हिस्सा होता है नीचे जहां पर हम बांधते हैं, अंदर जाते हैं। गांव में हर बड़ा अपने छोटे का चाचा था, गांव में हर बड़ा अपने छोटे का चाचा था। यहाँ पे क्या होता है, शहरों में कोई रिश्तेदारी नहीं मिलाते, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बोल दिए, बहुत मोहब्बत है, बहुत बड़ी बात है, सलाम कर लिया, वरना तो जो है सलाम भी नहीं करते, उसका जिक्र आगे आ रहा है, ठीक है। लेकिन गांव में जो है हर बंदा चाहे किसी भी जो है रिलीजन का हो, किसी भी मजहब हो, कोई भी जात का हो, बड़े को जो है रिश्ते के साथ या तो चाचा बोलता, या तो अंकल बोलता, या तो मामा बोलता, या तो भाई बोलता, या तो भाईजान बोलता जी, या तो जो है अलग अलग अंदाज में जो वो लोग बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि हर छोटा अपने बड़े का चाचा था। नहीं, गांव में हर बड़ा अपने छोटों का चाचा था। ना हिंदू था ना मुसलमान, ना हिंदू था ना मुसलमान। अगर कोई मुसलमान बच्चा है तो कोई हिंदू के बड़े आदमी है तो उनको बोलते चाचा बाय बाय, चाचा गुड मॉर्निंग, ठीक है, चाचा सलाम, ठीक है, या मामा सलाम, ठीक है, या भैया सलाम। यहाँ मुसलमान हिंदू का कोई मतलब नहीं होता। अगर छोटे ने सलाम ना किया, अगर छोटे ने सलाम ना किया तो डांट खाई। अगर रास्ते में जाते जाते छोटा जो है बड़े को सलाम नहीं किया तो बुला दे, इधर आओ जी, क्यों नहीं सलाम करे आप मुझे, हाँ इतने जो है आपके अखलाक खराब हो गए, बड़े दिखे तो सलाम करना नहीं आता, डांट पड़ती उनको। और सलाम कर लिया तो ढेर सारी दुआएं मिली, उसूल की। अगर छोटा को सलाम कर लिया तो सिर्फ वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू नहीं, उसके साथ जो है बहुत सारे अल्लाह आपको इल्म से नवाजे, भगवान तुम्हें जो है अच्छा सलामती से रखे, तुम्हें सेहत दे, और बहुत सारी दुआएं उनको मिल जाती थी। शहर में तो लोग सलाम के मुंतजिर रहते हैं, इंतजार में वेट करते हैं कि कोई मुझे सलाम करे, मैं किसी को सलाम ना करूं। लोग दूसरे को सलाम करने से गुरेज करते हैं, भागते हैं, बिदकते हैं, परहेज करते हैं, दूसरों को सलाम नहीं करते। अमीर आदमी किसी गरीब को सलाम करने में हतक महसूस करता है। कोई मालदार बड़ा आदमी है, वो गरीब आदमी को सलाम करने में हतक यानी बेइज्जती महसूस करता है। शहर में सलाम करने वाले को सलाम का जवाब नौकर से जवाब की तरह मिलता है। अगर कोई चलो सलाम कर भी लिया अस्सलाम वालेकुम, तो उसको जवाब कैसे देते हैं, ऐसे अकड़ के जवाब, हाँ हाँ वाले सलाम, यानी नौकर को जैसा जवाब देते हैं सलाम का, ऐसा सलाम का जवाब देते हैं। शेर देखिए, तुमको अकड़ी हुई गर्दन पे नजर क्या आता, तुमको अकड़ी हुई गर्दन पे नजर क्या आता, आरज़ू हाथ फसारे थी सलामों के तले। आरज़ू बने उम्मीद है, आरज़ू हाथ फसारे थी सलामों के तले। चलिए, गांव में किसी को पानी पिलाने से पहले मिठाई नहीं तो कम से कम गुड़ जरूर पेश किया जाता। आमतौर पर सिटियों में तो खैर तस्वुर ही नहीं, जितनी भी बड़ी सिटी ले लीजिए, और इधर रायलसीमा और नीचे के इलाकों में भी अगर पानी मांगे तो पानी देते हैं। लेकिन नॉर्थ में अगर जाएंगे आप तो मैंने देखा है, खुद 4 साल मैंने वहां पढ़ा है, अगर किसी घर पे भी जाके आप बोलेंगे माँ जी थोड़ा पानी दीजिए, प्यास लग रही है, तो आपको बिठाएंगे और फौरन आपको पानी नहीं देते। हर घर में मिठाई होती है वहां पे, माशाल्लाह क्या बात है कि अगर मिठाई नहीं रही किसी वजह से तो कम से कम गुड़ तो हर छोटे बड़े भिखारी के घर में भी गुड़ होता है। गुड़ रखते हैं वो लोग, आमतौर पर 4-5 किलो गुड़ रोजाना खाने में भी आखिर में गुड़ के साथ रोटी खाते हैं वो लोग माशाल्लाह। तो पानी देने से पहले इतना गुड़ जो है आपको देते हैं और वो खाने के बाद वो पानी देते हैं। तो कहते हैं कि मिठाई नहीं तो कम से कम गुड़ जरूर देते हैं, खिलाते हैं, पेश किया जाता। जबकि शहरों में पानी 25 पैसे फी गिलास मिलता है। सिटीज में पानी जो है फ्री में नहीं पिलाते, 25 पैसे, ये उस जमाने की बात है। अब तो 20 रुपए लीटर बॉटल या 10 रुपए गिलास या पाउच 2 रुपए का मिलता है, फ्री में कोई पानी नहीं पिलाता।
ये फर्क होता है कुएं के मीठे पानी और शहर के पाइपों के पानी में। शहर के जो वाटर लाइन, पाइपलाइन या क्या बोलते मिनरल वाटर है, फिल्टर वाटर, समथिंग एनीवे जो भी है, तो ये फर्क होता है। आज भी गांव में एक आदमी की मौत को गांव की मौत समझा जाता है। एक आदमी अगर गांव में मर गया तो पूरा गांव सन्नाटा सोगवार रहता, अफसोस करता रहता, उसकी तारीफ करते रहता, कैसा अच्छा आदमी था यार, ने चले गया, ठीक है। तो पूरा गांव की मौत समझा जाता और लोग जो है उसके पीछे कहां तक जाते देखिए, हाँ, मरहूम के साथ कब्रिस्तान तक पूरा गांव जाता, मरहूम के साथ कब्रिस्तान तक पूरा गांव जाता। हफ्तों चौपालें उदास रहती, जहां बैठ के मंतखा मारते थे, जहां बैठ के अच्छी बुरी बातों का तज़किरा होता था, हफ्तों जो है, कई हफ्तों तक वो चौपालें जो है हाँ उदास रहती। तकरीबें मुलतवी हो जाती, किसी की शादी ब्याह अगर है तो हफ्तों जो है आगे बढ़ा देते हैं, मुलतवी, कैंसिल नहीं होते लेकिन पोस्टपोन होते हैं। तबस्सुम लबों तक पहुंचने का रास्ता भूल जाता है, हंसी वगैरह भूल जाते हैं, समझ रहे, लबों तक बोलते होंठों तक हंसी आने का रास्ता भूल जाना। लेकिन शहर में शरीक गम होना दूर की बात है, उसके साथ कब्रिस्तान तक जाना या उसके साथ जो है हफ्तों उदास रहना या कारोबार छोड़ के रहना, ये तो बहुत दूर की बात है। उसके गम में शरीक तक नहीं होते हैं, उसके गम में शरीक तक नहीं होते हैं। कांधा भी उसी जनाजे को देते हैं, अच्छे से सुन लीजिए, कांधा भी उसी जनाजे को देते हैं जिसके लवाहिकीन से यानी उसके मुतालिकिन फैमिली मेंबर से दामे दर में कोई फायदा पहुंचने वाला होता है। दामे दर में बोले तो या तो उनसे हम सैलरी ले रहे होंगे, या तो उनके पास काम करते होंगे, या तो उनसे कर्जा मिलता होगा, या तो महल्ले के बड़े होंगे, या तो कोई और फायदा होगा पैसों का, तो ही उनके ही रिश्तेदारों के कंधों जनाजे को कंधा देते हैं। मैं अपने गांव की झील में जो बड़ा जो है नाला होता है, झील जहां पे पानी बहता है, झील में चंदा मामा को तैरते हुए देखते देखते, जैसे कैनाल वगैरह होता है उसके बाजू में रास्ता होता है और वो पानी में जो है चंदा मामा दिखते हैं, आप ऐसा चलते रहेंगे तो आपके साथ चंदा मामा भी पानी में तैरते हुए नजर आते हैं। देखते देखते जवान हो गया, अब पनघट से आने वालियां खेतों के बाजू में जो सड़क कच्ची होती है, जहां सुबह से शाम तक काम करने वाली औरतें काम करके शाम में अपनी मजदूरी लेके वापस जब घर पहुंचती हैं खाना वगैरह पकाने के लिए, अपने घर पहुंचने के लिए, तो जो रास्ता होता है कच्चा सा खेतों के किनारे, उसको बोलते हैं पनघट, ठीक है जी। दो खेतों के दरमियान में भी जो रास्ता होता है। मुझे देखकर घूंघट काढ़ने लगी, समझे। अब मैं जवान हो गया था, अब वो लोग भी जो है जो आमतौर पर ऐसा आते थे, अब वो भी लोग जो है ऐसा घूंघट काढ़ने लगे, घूंघट ओढ़ने लगी, घूंघट छुपाने लगी अपना चेहरा। चिड़िया मुझे देखकर अब नगमे नहीं सुनाती। जब तक मैं बच्चा था, खेलता था, तो सब मजे आते थे, चिड़िया भी गाने सुनाते थे, नगमे सुनाते थे। अब मैं जवान हो गया, कमाने के लायक हो गया, तो अब जो है चिड़िया भी मुझे नगमे नहीं सुनाती, सिर्फ जेर लब मुस्कुराती थी, जेर लब बोलते होंठ ऐसा कहा मार के हंसना नहीं, हा बोला, हंसना बोलते, जेर लब मुस्कुराना ऐसा। अब्बू और अम्मी के सरों पर कच्ची बर्फ जमने लगी थी, यानी वो बूढ़े हो रहे थे, उनके बालों में सफेद बाल आने लगे, अब उनके सर के बालों में सफेद बाल आने लगे थे। फिर गांव की बंजर जमीनों ने मेरा बोझ, बंजर बोल तो मालूम है जिसमें खेती बाड़ी नहीं होती, सूखी पड़ी हुई थी, वहां पे फसल नहीं उगता, बंजर जमीनें खेलने करने के लिए रह जाते हैं वो। बंजर जमीनों में ने भी मेरा बोझ ढोने से इनकार कर दिया, वो बंजर जमीन भी बोल दिए अब हम तुम्हारे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और शहर ने कारखानों की चिमनियों, कारखाने बोलते फैक्ट्रीज, चिमनियों बोलते उसके ऊपर जो है ना चिमनी होती है जहां से धुआं निकलता है, चिमनियों के धुआं के जरिए मुझे पैगाम भिजवा कर, पैगाम मैसेज सेंड करके
पैगाम भिजवा कर बुलाना शुरू कर दिया। यस कमान आइए, अब आप गांव में रह के क्या करते हैं, अब आप जवान हो गए, कमाइए जी, कब तक गांव में रहेंगे, आप कमाने के लिए आइए, यहाँ फैक्ट्रियां हैं बहुत हैं, यहाँ पे का सोर्सेज बहुत हैं इनकम के, यहाँ पे आप वर्क कीजिए, यहाँ पे काम मिलेगा आपको। और अम्मी अब्बू भी तो बूढ़े हो रहे हैं, उनका भी तो सहारा बनो, कब तक गाँव में रह के अपना जो है वक्त खराब करते रहोगे। गांव के सुहाने मंजर ने मुझे रोकना चाहा, लेकिन भूख ने गैरत दिलाई। जो गांव में सुहाने बहुत खूबसूरत व्यूज होते हैं ना, वो रोकना चाहा, ठीक है, लेकिन भूख गैरत दिलाई। कब तक भूखे मरे, कब तक बाबा के कमाई पे पड़े रहेंगे। बाप के चेहरे पर यह खामोश जरूरत रलजने लगी। बाप नहीं बोले जाओ कमाने, लेकिन खामोश है, उनके चेहरे पे खामोश जरूरत जो है लरजने लगी, यानी बेटे जाओ तुम कमाओ, बोले जाओ। मैंने घबराकर माँ की तरफ देखा, यानी अब मैं शहर जाऊंगा, अब मैं यहाँ से जो है तैयारी कर लिया, बैग सुधार लिया, अब शहर में जाके कुछ तो भी काम करूंगा, मेहनत मजदूरी करूंगा, वहां से कमा के मेरे अम्मी अब्बू के लिए गांव पैसे भेजूंगा। घर में बच्चियां भी है, जवान बहना भी है, उनकी शादियों का भी मसला है, लेकिन गांव का सुहाना मंजर और जहाँ पे मेरी जिंदगी गुजरी वो सब रोकना चाह रहे थे, लेकिन ये जाने के लिए कह रहे हैं। वालिद साहब के चेहरे पे भी जो है एकदम खामोश जरूरत, तो वो देख के मैं घबरा कर जल्दी माँ की तरफ देखा, तो माँ क्या कर रही है, माँ ने जुबान से कुछ नहीं कहा, सिर्फ बेचारगी से मुझे देखने लगी, बिल्कुल अफसुर्दगी से मुझे देखने लगी, यानी मैं क्या कर सकता हूँ बेटे, जाओ बोले साहब। उन आंखों की ठंडक आज तक मुझे लू और धूप से महफूज रखती है। उन आंखों की ठंडक जो माँ बाप, जो मैं निकलते वक्त माँ बाप की आंखों में जो थी, वो जो है आज तक जो है मुझे धूप की लू और धूप से महफूज रखती है, और मेरे साथ सिपर बनकर रहती है। सिपर बोलते ढाल बनकर, जैसे कोई बड़ा बोलते ना, चलो छोटे भाई बोलते हाँ तुम मेहनत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम काम करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम परेशान हो मत हो, तुम जो है तुम्हारे साथ मैं हूँ। तो ऐसा थपक के पीठ के पीछे खड़े होना कि मेरे साथ मेरे भैया है, मेरे अब्बू हैं, इस तरीके से सिपर बनकर, ढाल बनकर थे। बहनों ने डिबडिबाई हुई आंखों से खुदा हाफिज कहा, मुंह से नहीं बोले, ऐसे आंखों से डिबडिबाती हुई आंखों से खुदा हाफिज कहा, ऐसा, और सर झुका लिया। फिर जैसे ही मेरे छोटे छोटे भाइयों ने मुझे रुखसत किया, छोटे छोटे भाई भी थे मेरे, उन्होंने कहा रुखसत कर दिया। फरिश्ते आगे बढ़े और मेरे शानों पर नरमी से हाथ रख दिया। फरिश्ते आगे बढ़े और मेरे शानों पर यानी कंधों पर नरम से हाथ रख दिया। और चंदा मामा और चंदा सब मिल रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन चंदा मामा कहाँ है? मेरे मामा जिससे मैं रोजाना बात करता था, उनको देख के बड़े होता, वो क्वेश्चन मार्क। चंदा मामा ने कुछ भी नहीं कहा, चंदा मामा ने कुछ भी नहीं कहा। आगे आता फिर मसला। लेकिन जब मैं दहलीज से बाहर निकला, ये घर है, घर के चौखट से दहलीज से बाहर निकला तो चंदा मामा भी बाहर निकल आए, चंदा मामा भी बाहर निकले। स्टेशन तक मुझे गांव वाले ही नहीं, गांव भी पहुंचाने आया। और मैं पूरे गांव में, मैं ही था नौजवान, और जैसे और लोग जाते वैसे मैं भी निकला। तो जब मैं गांव से निकला तो सिर्फ गांव वाले नहीं, पूरा गांव मुझे छोड़ने आया रेलवे स्टेशन, ऐसा मुझे महसूस हुआ। पगडंडियों ने मेरे नरम पैरों की हिफाजत के लिए घास बिछा दी। आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, आज हम शहर में एट ए टाइम एक दफा में 3-3, 4-4, 5-5 जोड़े चप्पल रखते हैं, शू भी रखते हैं, सैंडल भी होते हैं, चप्पल 2-3 किस्म के, एक ऑफिस जाने के और एक स्कूल जाने के वगैरह। लेकिन गांव में सिर्फ साल में 2 साल में एक मरतबा एक आध चप्पल खरीदी जाती है। अक्सर आमतौर पर पैर जो नंगे पैर चलते हैं, गाँव में नंगे पैर चलते हैं। तो कहते हैं जब मैं निकला तो वो जो ठंडी घास सुबह शबनम की वजह से जो नरम होती ना, वो 2 खेतों के बीच में रास्ते में, क्योंकि कच्चे रास्ते होते हैं, तो वो रास्तों पर ऐसे गिर के नरम कर दिया ताकि मुझे चलने में तकलीफ ना हो जाए। गंदुम की बालियों ने, गेहूं की बालियां, गंदुम की बालियों ने मेरी ताजीम में, मेरी अजमत में सर झुका दिए। वो जो गंदुम के खेत रहते ना, बालियां रहते, वो ऐसा झुक जाते हैं। तो ये ऐसा कर रहे हैं, आपको बयान कर रहे हैं कि गंदुम की जो है खेतियां, बालियां मेरी अजमत में सर झुकाए हैं।
धान के खेतियों ने हवा की सरसराहट के जरिए से मुझे अलविदा कहा। धान के खेत में जो हवा चलती है शाम में सुबह की आवाज आती है, वो आवाज जो है कि सरसराहट बोलते हैं उसके, तो वो हवा की सरसराहट जो है मुझे अलविदा कहा। सरसों और अरहर के खेतों ने मुझे अपना जोगियों वाला पीला लिबास दिखाया। सरसों के जो फूल होते हैं ना छोटे छोटे, जैसे वो सनफ्लावर के जो फ्लावर्स होते हैं, ये जिसको तेलुगु में पोद्दु तिरुगुडु पुव्वु बोलते हैं, ठीक है, सूरज जिधर पलटता है उधर, तो वो पीले होते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे सरसों के झाड़ों के जो है फूल होते हैं ना, वो भी छोटे छोटे पीले पीले होते हैं। इसी तरीके से हर हर डाल होती है, हर हर के झाड़ भी, वो खेत भी जो है अपना पीला सा लिबास यानी पूरे पीले पीले हो रहे थे, दिखाए हुए। झील के पानी ने अपनी खामोशी से दुख का इजहार किया। जो झील का पानी रहता था, हम जहां तैरते थे, खेलते थे, मुंह हाथ धोते नहाते थे, वो भी दुख का इजहार कर रहा था, खामोश था कि तू जा रहा है बोल के। छोटा सा गांव, अच्छा तो सुनिए, छोटा सा गांव का रेलवे स्टेशन, यक्का दुक्का मुसाफिर। छोटे से गांव का रेलवे स्टेशन में कितने रहते हैं, कोई सिटी थोड़ी है नामपल्ली या काचीगुड़ा या सिकंदराबाद के जिसमें जो है बहुत सारे जो है मुसाफिरीन आने जाने वाले, हमेशा जो है इज़्दिहाम लगा हुआ हो जी, भीड़ इकट्ठी हो, ट्रैफिक ज्यादा हो, नहीं। गांव है यक्का दुक्का, दिन में या हफ्ते में 2-3 ट्रेन आए तो आई, दिन में एक आध मुसाफिर अगर उतरा तो उतरा, नहीं तो नहीं। छोटा सा गांव का रेलवे स्टेशन, यक्का दुक्का मुसाफिर, चमकती हुई रेल की पटरियां, प्लेटफॉर्म पर रोशनी, ये कदीम लालटीन, स्टेशनों में जो है कदीम लालटीन, पुराने जमाने के लालटीन हाथ में पकड़े हुए पुरानी लालटीन, जो गांव के सब लोगों को पहचानती है। गांव के सब लोगों को वो लालटीन पहचानती है, यानी बहुत पुरानी, सबको जानती है। नहीफ व लागर सा एक कुली, कमजोर, जो लोगों का बोझ उठाता है, सूटकेस वगैरह उठाता है, नहीफ और कमजोर जो है एक लागर माने कमजोर सा एक कुली, जिसने सारी जिंदगी लोगों का बोझ उठाया और अब जिंदगी का बोझ उठाए स्टेशन पर बैठा रहता था। तो मतलब यह है कि जवानी, बचपना, उसकी पूरी उम्र लोगों के सामान उठाने में, करने में, पहुंचाने में हो गया। अब इतनी बड़ी उम्र हो गई, बूढ़ा हो गया कि खुद की जिंदगी का बोझ उठाए एक कोने में बैठा रहता है। मिलने और बिछड़ने की, बहुत अच्छी तरह से और से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मिलने बिछड़ने की हजारों वर्क वाली किताब पढ़ने वाला ये कुली मुझे कभी अनपढ़ महसूस नहीं हुआ। ये जो कुली है जो लोगों का बोझ उठाता है, ये अनपढ़ है, कभी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन हजारों लोग जो मिलते और बिछड़ते हैं, जाने वाले जा रहे हैं, आने वाले आ रहे हैं, हाय अंकल, मामा, चाचा बोल रहे हैं, उनके बारे में। होता क्या है गांव में, कुली जिस किसी को देखता है तो पूछते कि बेटे क्या नाम है तुम्हारा, अच्छा तुम फलाने के बेटे हो, कैसे हो, अब्बू कैसे हैं, अम्मी कैसे हैं, आपकी बड़ी बहन की शादी हो गई ना, और छोटी बहन की भी होने वाली है ना, हमने सुना था कि तुम गए थे ना जब, अब 2 साल के बाद वापस आ रहे हो, कैसे हो, कैसे पढ़ाई तुम्हारी, इंजीनियरिंग चल रही थी ना, अब क्या कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। यानी इस तरीके से गाँव के हर बंदे और हर आने जाने वाले के कैफियत और उसके अहवाल जानता है। तो कहते हैं हजारों लोग बिछड़ने और जाने वाले के वर्क पढ़ने वाली एक किताब, समझे ना, उन्हें पूरी जिंदगी का हिसाब रखने वाला ये बूढ़ा जो है मुझे कभी अनपढ़ महसूस नहीं होता। बूढ़ा स्टेशन मास्टर भी होता है। बूढ़ा स्टेशन मास्टर जो मेरा कोई नहीं था मगर चाचा था, समझ रहे आप, ये मेरा कोई न सगा बाप था, न सगा चाचा था, न सगा मामू था, न कुछ नहीं था, बल्कि वो हमारे मजहब पे भी नहीं था, पर मेरा चाचा था, मैं चाचा बोल के पुकारता था। वो हर बरस मेरे लिए मेले से, मेला बोलते एग्जीबिशन, मेले से सीटी खरीद कर लाता था, विजिल, बच्चे जो फूंक लेते फिरते ना, घूमते हैं, खरीद कर लाता था। मुझे अजीब सी निगाहों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि जल्दी आना, मैं तुम्हारे लिए मेले से सीटी खरीद कर लाऊंगा।
हर साल की तरह अभी भी लाऊंगा, और जब तक तुम नहीं आओगे अपने पास ही रखा रहूंगा। सीटी तुम्हारे लिए खरीद के लाऊंगा, जब तक तुम वापस ना आओ तब तक मैं अपने पास ही रखा रहूंगा। थोड़ी सी देर में आसपास के पेड़ों को झुलसाती हुई, बस ये मंजर चल रहा था। ये सब स्टेशन पे स्टेशन मास्टर भी, कुली भी, और छोड़ने हुए आए हुए लोग भी विदा करने के लिए, ये सब हो रहा था। इतनी देर में दूर से झाड़ों को झिल मिलाती हुई, ठीक है, यानी आग धुआं जो उड़ता ना तो दरख्त के पत्ते झिलमिला जाते, पूरे हट जाते। झुलसाती हुई, जलाती हुई रेलगाड़ी आ गई, ट्रेन आ गई, जो बार बार सीटी बजा रही थी। हॉर्न देते ना, पूं पूं बोल के, तो हॉर्न बजाते थे ना, बोल रहे सीटी बजा रही थी। जैसे मेले से किसी ने उसे भी आज ही सीटी खरीद दी हो। ऐसा लगता है जैसे उसे भी आज ही किसी ने सीटी, जब पहले दिन बच्चों को सीटी देते हैं तो पूरा दिन वही काम में लगे रहते हैं, गैर जरूरी खाली वही नाचते रहते हैं। तो ऐसा ट्रेन भी सीटी बजाते आ रही है। रेल के एक डिब्बे ने, ट्रेन आके रुक गई प्लेटफॉर्म पे, तो रेल के एक डिब्बे ने इशारे से मुझे बुलाया, चल भाई आ जाओ, इशारे से मुझे बुलाया, और मैं क्या करा, अंदर चले गया। ना हम सफर है, सब चले गए, गांव वाले रुक जाते, स्टेज ट्रेन निकल जाती। ना हम सफर है, न रास्ता बता रहा है कोई, न हम सफर है, न रास्ता बता रहा है कोई, मैं जा रहा हूं कहीं और बुला रहा है कोई। है समझ में? ये दूसरा पार्ट खत्म हो गया। अभी भी यही कहूंगा मैं आपको कि अच्छा सा समझिए, रीड कीजिए बेटे, पढ़िए, बहुत जरूरी है आपको अच्छी तरह से पढ़ना लिखना आना, ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज। 2 पार्ट मुकम्मल हो गए, तीसरा पार्ट नेक्स्ट में देखेंगे।